Hello students, so today we are going to start with refraction of light. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन जान लेते हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है जब ये हमारा एक ओपेक मीडियम होगा. ये हमारा कोई एक ओपेक मीडियम है, ठीक है. ओपेक बहुत सारे मीडियम्स होते हैं. उसके थ्रू जब भी लाइट रे आएगी तो वो उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी. और भाई इसमें हमें पता था कि इस वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ये बातें तो हम जानते हैं. अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर ये सरफेस ओपेक ना होकर, अगर ये सरफेस ओपेक ना होकर ट्रांसपेरेंट होता, जैसे ग्लास का होता, ये मटेरियल अगर हमारा ग्लास का बना है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो क्या होगा? तो ये जैसे लाइट रे आई, इस सरफेस पे हमने नॉर्मल बनाया, तो अब लाइट रे इस मीडियम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है. लेकिन जब वो अंदर ट्रैवल करेगी ना, जब वो एयर से ग्लास में आएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी. जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, भाई एयर ऐसे मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स ना बहुत दूर दूर होते हैं. ग्लास एक सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं. लाइट के लिए जो पार्टिकल्स है ना, वो एक ट्रैफिक की तरह काम कर रहे हैं. एयर में पार्टिकल्स बहुत कम कम है तो लाइट रे बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाएगी. ग्लास में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ग्लास में क्या होगा? लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी जैसे वो जा रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है. ये तो हम जानेंगे कि मतलब अगर लाइट रे किसी भी मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है ना, तो वो बेंड कर जाती है. चाहे वो टूवर्ड्स बेंड करे चाहे वो अवे बेंड करे, वो बेंड जरूर करती है, ठीक है. लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो बेंड जरूर करेगी. और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है. जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. जैसे इसके दो लॉज हुआ करते थे, इसके भी दो लॉज होते हैं. इसके दो लॉज क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे कि ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. और दूसरा था कि जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट वाले पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे. कोई ये अगर ये एक प्लेन में ना लाई कर पाते तो हम इसे ना टू डायमेंशनल सरफेस पर बना भी नहीं पाते. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ गए. प्लेन के बाहर कोई लाइट रे नहीं जा रही है तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं. पहला लॉ क्या है? पहला लॉ कहता है कि जो हमारा यही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all lie in the same plane. सारी की सारी रेज एक ही प्लेन में है. और दूसरा लॉ है, इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ. और कहता क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि ये जो हमारा साइन है ना, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम. अगर लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, ये एक पेयर कहलाएगा, एक पेयर ऑफ मीडियम. तो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. साइन आई अपॉन साइन आर एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. और इसे हम आगे जानेंगे कि हम इसे म्यू कहते हैं.
म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं, जैसे लाइट रे अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पर आती है तो हमें पता चल गया लाइट उसके अंदर जाती है और वो बेंड कर जाती है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन क्या इस केस में, देखो भाई, हमें पता है रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाते हैं। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है? अंधेरे में क्यों नहीं दिखता कोई ऑब्जेक्ट? इसीलिए ना कि मतलब कोई भी अगर हमारे आसपास ओपेक ऑब्जेक्ट है तो जो लाइट रे आएगी उससे स्ट्राइक करेगी, बाउंस बैक करेगी, वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में जाएगी, उसकी इमेज बनेगी, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो पाता है। लाइट के बिना ऑब्जेक्ट्स होते तो हैं लेकिन विजिबल नहीं हो पाते क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन हमें ये ग्लास विजिबल भी है, ये ग्लास विजिबल भी है और इसके अंदर की चीज़ें भी विजिबल हैं। ठीक है, जैसे पानी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पानी के अंदर भी हमें दिखता है काफ़ी हद तक अगर प्योर वाटर है। और पानी का सरफेस तो दिखता ही दिखता है कि मतलब पानी कहाँ एंड कर रहा है, तो मतलब हमें ग्लास भी दिखता है, ग्लास के अंदर का भी दिखता है। इसका मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन भी होता है। इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, ग्लास के थ्रू रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। इस वजह से ये वाली रे हम क्या कहते हैं? इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं और इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रे दो पार्ट्स में टूट रही है, थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लास के थ्रू और थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो एक बात तो हमको बिल्कुल क्लियर है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसकी इंटेंसिटी लेस होगी, लेस देन इंसिडेंट। अब भाई खुद ही सोचो, जैसे इंसिडेंट रे के पास 10 जूल की एनर्जी थी, 2 जूल की रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, तो ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट रे है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी इंटेंसिटी कम होगी और रिफ्रैक्टेड रे की भी इंटेंसिटी कम होगी। इधर क्या होता है, इधर तो एक ही पार्ट में टूट रहा है, जितना इंसिडेंट रे आया उतना ही रिफ्लेक्ट हो गया। अगर हम मान के चले कि ये कोई भी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों की इंटेंसिटीज सेम होंगी। जैसे 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल की ही वापस चली गई भाई, क्योंकि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। लाइट एक एनर्जी होती है जो हमारी आंखों में सेंसेशन करती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन करती है और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो पाते हैं। तो अब हमें मेन इस वाले कंसेप्ट पर ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है और वाटर है, डायमंड है और एक आध और है, सिलिका जेल वगैरह। तो ये है, इनमें अगर मैं पूछूं कि सबसे तेज लाइट की स्पीड किस में होगी, भाई सबसे तेज लाइट की स्पीड ना, याद रखना, सबसे जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे ना उसमें एक तरीके से ट्रैफिक कम मिलेगा। तो भाई किसमें सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स? इसमें तो ना के बराबर होते हैं ना, वैक्यूम में तो ना के बराबर है पार्टिकल्स। तो इसमें लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है और होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काफी तेज स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज होती है वैक्यूम में। एयर में इससे हल्की सी कम होती है, मतलब 2.9987 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज होती है, एयर में उससे थोड़ी सी कम होती है, ग्लास में और कम होगी, है ना। अच्छा, ग्लास और वाटर में से किसकी तेज होगी सबसे ज्यादा तेज? तो वैक्यूम में हो गई, सेकेंड नंबर पे एयर पे हो गई। फिर देखो, ग्लास एक सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स पास पास होंगे,
वाटर लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और डायमंड भी सॉलिड है। तो भाई ये जो वाटर है लिक्विड, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लिक्विड है, और अगर ये लिक्विड है तो इसकी स्पीड 3rd नंबर पर हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में तो दूर दूर ही होते हैं। ठीक है, वाटर कम डेंस होता है ग्लास के कंपैरिजन में। अब ग्लास और डायमंड में सोचना है, डायमंड का तो याद रख लो हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल है ये, इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास होते हैं। तो 4th नंबर पर इसकी स्पीड होगी, और डायमंड में स्पीड सबसे स्लो होगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ये जो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ में क्या होता है, स्नेल्स लॉ में जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है। अब लाइट रे टुवर्ड्स बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है, रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर का मतलब है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, पार्टिकल्स आर क्वाइट अवे, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, भाई उसकी डेंसिटी कम है। अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसकी म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू कम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, डेंसिटी उसकी कम है, पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर दूर हैं, तो एक तरीके से ट्रैफिक कम है और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। एक बात हम कह सकते हैं कि रेयरेस्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम में तो बहुत ही दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, एक आध पार्टिकल मिल गया तो मिल गया, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में डेंस का इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। डेंसेस्ट मीडियम हमारा सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम है डायमंड, तो डायमंड में स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है, जबकि रेयरेस्ट मीडियम वैक्यूम उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है तो पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, अब उसकी स्पीड कम हो गई, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अगर वो रेयर से डेंस जा रहा है ना, रेयर से डेंस टुवर्ड्स बेंड करेगा, वो रेयर से डेंस में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगा, टुवर्ड्स, रेयर से डेंस में जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड करती है। तो जैसे ठीक है, ऐसे याद रख लो, टुवर्ड्स में आर और डी आता है ना, पहले आर फिर बाद में डी, तो रेयर से डेंस में टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड करती है। जैसे अगर ये लाइट रे आई, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो अब रिफ्रैक्टेड रे का क्या होगा, आनी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, बेंड करेगी, क्योंकि वो एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है, तो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये मैं कह सकती हूँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये वाला जो है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और हमें आसानी से दिख पा रहा है भाई इसमें, मतलब अगर ये आई है तो ये पूरा आई होना चाहिए था, और ये छोटा सा आर है, तो मैं ये क्लियर कह सकती हूँ कि आई आर से बड़ा होता है। अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। और ये पार्ट रह गया, जो इस पार्ट को पता है हम क्या कहते हैं, सोचो ये पूरा आई है, ये पूरा आर है, तो ये कितना होगा, ये पूरा आई, ये पूरा आर, तो क्या ये आई माइनस आर नहीं होगा? ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट हमें दिख रहा है, यही डेविएशन है कि वो लाइट रे कितना डेविएट हो गई, मतलब जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे जा रही है तो कितना डेविएट हुई है,
उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है भाई? एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है I माइनस आर। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, तो अगर लाइट रे रेयर से डेंस जाती है, लेकिन अगर लाइट रे डेंस से रेयर में जाए तो पहले तो उसकी स्पीड कम रही होगी, बाद में उसकी स्पीड तेज हो गई। ठीक है, अगर लाइट रे डेंस से रेयर में जाए, जैसे अगर मैं कहूँ ग्लास से एयर में आ रही है, वाटर से एयर में, जैसे हम ले लेते हैं कि लाइट ने इस बार वाटर से या फिर ग्लास से किस में आ रही है? ग्लास से वाटर में आ रही है। तो ग्लास वाटर के कंपैरिजन में तो डेंस मीडियम ही है। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट रे जा रही है डेंस से रेयर मीडियम में। तो एक नॉर्मल बनाएंगे, एक नॉर्मल बना दिए, ग्लास से वाटर में लाइट रे आ रही है, तो ये हमारी एक लाइट रे थी इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। हमें पता है ग्लास में लाइट की स्पीड बहुत कम रही होगी, वाटर में थोड़ी तेज हो जाएगी। जानी ऐसी चाहिए थी लाइट रे, जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन वो अवे बेंड हो जाएगी। वो कहाँ चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये पूरा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अच्छा, इतना पार्ट इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था, तो मैं साफ सीधा कह सकती हूँ ये आई है, ये आर है। ऑब्वियसली आर इज ग्रेटर देन आई, आर बड़ा है और आर में से आए जाएगा तो ये पार्ट बचेगा, और यही तो है डेविएशन। तो लाइट रे डेंस से रेयर में जाती है ना, डेंस से रेयर में, जैसे ग्लास से वाटर में जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। और डेविएशन कितनी होगी भाई? ये पूरा आर है, ये पूरा आई है, तो ये जो आर माइनस आई दिख रहा है ना, यही डेविएशन है। डेविएशन कितनी होगी? जैसे वो जाना चाहिए था उससे वो कितना हिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन वो होती है कितना एंगल वो कम या ज़्यादा चला गया, तो वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो हमें पता चल गया ये हमारा रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो अगर वो रेयर से डेंस में जा रही है टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, डेंस से रेयर में जा रही है अवे बेंड हो जाएगी। और ये बेंडिंग हो क्यों रही है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन का कॉज ये है कि भाई जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, रेयर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर इसकी वजह से कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, जब वो डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। जल्दी से हम म्यू की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि म्यू क्या है। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था ये जो म्यू होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जिस मीडियम से जिस मीडियम में आ रहा है, जैसे इसमें रेयर से डेंस, तो ये लिख देंगे आर म्यू डी, रेयर से डेंस। अगर लाइट रे जा रही है डेंस से रेयर, तो हम लिख देंगे डी म्यू आर। आर म्यू डी की वैल्यू क्या होती है? साइन आई अपॉन साइन आर होती है। आर म्यू डी की वैल्यू होती है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आर म्यू डी किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ये एग्जैक्टली है क्या? ये हमें ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है कि लाइट की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कितनी है, लाइट की कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो हमें कैसे पता चलता है? इस वजह से अगर म्यू ज़्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब म्यू ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा स्पीड कम। ठीक है, चलो, तो आर म्यू डी क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। और किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है वेलोसिटी इन आर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन डी मीडियम। वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल होता है। और याद रखना लैम्डा, जिसमें लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेशियो के भी इक्वल होता है। वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंस मीडियम। ठीक है, हमने वेलोसिटी का पढ़ लिया, लैम्डा वेवलेंथ का पढ़ लिया, लेकिन भाई फ्रीक्वेंसी का क्या याद रखना? फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिपेंड करती है कि सोर्स क्या है।
जैसे कि अगर लाइट रे किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर जाए और उसका सोर्स सेम हो तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दी सोर्स। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, इस पर नहीं डिपेंड करती कि वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एक डेंस मीडियम है तो डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है तो लाइट की वेवलेंथ भी कम होती है। एक बात हम और कह सकते हैं, हमारा जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, विबग्योर, एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। विबग्योर, ये हमारे 7 कंपोनेंट्स हैं वाइट लाइट के। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। जिसकी स्पीड बहुत तेज है, स्पीड तेज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा, तभी तो स्पीड तेज है। ठीक है, रेड कंपोनेंट की स्पीड तेज होती है, स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा तो भाई वेवलेंथ भी ज्यादा। स्पीड ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, जो रेड कंपोनेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है। वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है तो उसकी वेवलेंथ भी सबसे छोटी है, और वेवलेंथ भी सबसे छोटी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, अगर ये जो रेड है इसकी स्पीड तेज़ है, वेवलेंथ ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो लगभग जैसे जाना चाहिए था वैसे ही जाता रह जाएगा। ठीक है, इसका स्कैटरिंग इतना ज़्यादा नहीं होता, इसका जो डेल्टा होता है ना वो भी कम हो जाता है, जो डेविएशन है वो भी कम हो जाता है, लगभग ही सीधा सीधा ही चला जाता है रेड कंपोनेंट। और वॉयलेट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा डेविएट करेगा, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड पहले से कम हो गई। स्पीड तो पहले से कम हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर में ज़्यादा थी, डेंस में कम है तो स्पीड कम हो चुकी है, वेवलेंथ भी कम हो चुकी है। स्पीड कम, वेवलेंथ कम, और अगर स्पीड कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, इंटेंसिटी तो कम होती ही होती है। इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्यों भाई? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है और थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, ये कम इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। और क्या होता है, अगर वो रेयर से डेंस में जा रहा है, स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। ऐसे ही अगर लाइट रे जो है, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है भाई, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट रे डेंस से रेयर में जा रही है तो उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी भाई, वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। वैसे लाइट क्योंकि सीधा पाथ कवर करती है, सीधी सीधी लाइट रे आती है, वेव नेचर हम इतना कंसिडर नहीं करते, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही बात होगी। स्पीड ऑफ लाइट भी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी भी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी की बात कर ले, अगर हम वेलोसिटी डेंस से रेयर में जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी तो डिक्रीज होनी ही होनी है भाई, इंटेंसिटी तो डिक्रीज होनी ही होनी है। क्यों भाई? इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, चाहे वो डेंस से रेयर में जाए चाहे वो रेयर से डेंस में जाए? क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट ना रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है और थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स, नॉट ऑन द मीडियम इन विच द लाइट ट्रैवल। मीडियम पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, सोर्स पर डिपेंड करती है कि सोर्स क्या है। अगर सोर्स जो है, सोर्स पर डिपेंड करेगी, अगर सन से लाइट रे आ रही है, कहीं पे भी ट्रैवल कर जाए उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये सिर्फ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इस पर बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं।
ठीक है, कि आर म्यू डी किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, वी आर अपॉन वी डी, लैम्डा आर अपॉन लैम्डा डी। जैसे हमसे कोई कहे कि हमारा ना लाइट रे आ रही है एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में लाइट रे आ रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई 1.5 है, तो ज़रा बताओ कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी। अब हम सोचेंगे हम कैसे निकालें, हमें वेलोसिटी से मतलब है ना, तो हम वेलोसिटी वाली पाथ पर चले जाते हैं, वेलोसिटी वाली चीज़ पर। जैसे ही हम वेलोसिटी वाली चीज़ पर जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन एयर हमें पता है 3 × 10⁸, वेलोसिटी इन ग्लास इससे निकल जाएगा और पता है कितना आएगा, वेलोसिटी इन ग्लास आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ग्लास में लाइट की स्पीड पहले से कम हो गई, एयर में तो 3 × 10⁸ थी, ग्लास में हो गई 2 × 10⁸। ठीक है, जितने डेंस मीडियम में वो जाता रहेगा उतनी उसकी जो है स्पीड जो है वो डिक्रीज करती रहेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। पता चल गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी। अगर रेयर से डेंस तो टूवर्ड्स जाएगी, और रेयर में क्या होता है, म्यू कम होता है, डेंस में म्यू ज़्यादा होता है। अगर लाइट रे डेंस से रेयर में जाएगी तो डेंस में म्यू ज़्यादा होता है ना, तो लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसके साथ साथ पहले तो हम ये देख लेते हैं ये म्यू किस पर डिपेंड करता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जल्दी से सोच के बताओ, एक तो नेचर पर डिपेंड करेगा भाई, नेचर क्या है उसका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका कौन सा नेचर है, नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड है, ग्लास है, तो पार्टिकल्स अपने आप ही बहुत पास पास है, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाटर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एयर में और दूर दूर होते हैं, वैक्यूम में और दूर दूर होते हैं, तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। पहला डिपेंड करता है नेचर पर, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब सोच के देखो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगती है, पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं, स्पीड इंक्रीज होने लगती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन पार्टिकल्स दूर दूर, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। भाई पार्टिकल्स दूर दूर गए हैं, पार्टिकल्स दूर दूर गए तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कम हो रही है, लिक्विड को और हीट करेंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है। कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, अगर लाइट रे है हमारी रेड, कलर पर भी डिपेंड करता है। रेड है तो रेड की स्पीड क्या होती है, कम होती है, स्पीड कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है। रेड की जो है, रेड और वॉयलेट, सॉरी रेड क्या होता है, रेड की स्पीड बहुत तेज होती है, रेड बहुत तेजी से जाती है। सबसे फास्टेस्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो रेड कंपोनेंट ही है। रेड कंपोनेंट की वेलोसिटी या फिर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर रेड कंपोनेंट की स्पीड ज्यादा है और वेवलेंथ भी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा मतलब वेवलेंथ भी ज्यादा, अगर स्पीड ज्यादा तो वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा और स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी ना, स्पीड तेज है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रेड कंपोनेंट, ऐसे वॉयलेट कंपोनेंट की बात करी जाए तो वॉयलेट कंपोनेंट में स्पीड कम होती है, बहुत स्लो चलती है, स्पीड कम, वेवलेंथ भी कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो जाता है। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना तो वो ज्यादा डेविएट भी नहीं करेगा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। जबकि वॉयलेट क्या है, वॉयलेट धीरे धीरे चल रहा है तो उसे बहुत ज्यादा डेविएशन मिलेगी, उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वॉयलेट की स्पीड कम, मतलब
वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, दो ऐसे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए लेकिन वो बेंड ही ना करे। ऐसा तब पॉसिबल है जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी। अगर ये वाला मीडियम भी है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये वाला भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, तो लाइट रे जो है वो कहीं बेंड नहीं करने की, वो सीधी सीधी ही चली जाएगी। अगर दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव, भाई रेयर से डेंस जा रहा है टूवर्ड्स, डेंस से रेयर जा रहा है अवे, लेकिन सेम मीडियम में, मतलब सेम डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहा है, तो कहीं नहीं बेंड करेगी भाई लाइट रे। लाइट रे जैसी जानी चाहिए थी वैसे ही चलती चली जाएगी। इसमें डेविएशन 0 होगा, कोई डेविएशन हुआ ही नहीं, जैसे जानी चाहिए थी वैसे ही चली गई हमारी लाइट रे। आई और आर सेम हो गए तो डेविएशन कुछ है ही नहीं। अगर लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर आती है, अगर लाइट रे 90 डिग्री पर आती है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो लाइट रे अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, तो लाइट रे बिल्कुल ऐसी ही चली जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ना 0 डिग्री होगा, है ना, वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसी ही चलती चली जाएगी, चाहे वो किसी मीडियम से किसी मीडियम में जा रही हो, रेयर से डेंस जा रही हो या फिर डेंस से रेयर जा रही हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाइट रे जो है वो कहीं भी बेंड नहीं करने की, लाइट रे जैसा वो जाना चाहती थी वैसे ही वो जाती रहेगी। तो ये दो केसेस है जिसमें कोई हमारा, इसमें भी डेविएशन 0 हो गया, 0 माइनस 0 डेविएशन 0, इसमें भी डेविएशन 0 हो गया, लाइट रे ने अपना पाथ कंटिन्यू करा। एक छोटा सा प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर जैसे ये हमारा है, इस पे लाइट रे आई, ठीक है, ये रेयर मीडियम मान लो, ये डेंस मीडियम मान लो। अगर लाइट रे रेयर से डेंस में आ रही है, जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन कहाँ बेंड हो जाएगी, ऐसे जानी चाहिए थी, कहाँ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, ऐसे कुछ दिखने लगेगी लाइट रे, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिरर लगा दूं, तो जैसे लाइट रे आई है वैसे ही वापस जाएगी और वो अपना पाथ जो है कंटिन्यू करेगी। मतलब पहले लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, अब हमने यहाँ मिरर लगा दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया मिरर 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, 90 डिग्री पे अगर हमने मिरर लगा दिया ना, तो लाइट रे ऐसे ही वापस पहुंच जाएगी। देखो इससे प्रूफ क्या होगा, इस एंगल को हम मान लेते हैं x और इस एंगल को मान लेते हैं y, ठीक है। x जो है पहले केस में x हमारा इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और y हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल लॉ के हिसाब से हमें पता है रेयर से डेंस r म्यू d, r म्यू d किसके इक्वल होगा भाई, r म्यू d किसके इक्वल होगा, साइन x अपॉन साइन y। अब टेबल्स टर्न हो गई हैं, अब लाइट रे यहाँ से यहाँ आ रही है, डेंस से रेयर में आ रही है, तो d म्यू r किसके इक्वल होगा, जब लाइट रे ऐसा पाथ कंटिन्यू कर रही है तो ये इंसिडेंट रे कहलाएगी जब लाइट रे यहाँ से आ रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस y हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x हो जाएगा, मतलब d म्यू r किसके इक्वल होगा, साइन y अपॉन साइन x। r म्यू d था तो साइन x अपॉन साइन y, d म्यू r हुआ तो साइन y अपॉन साइन x। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखें, r म्यू d इंटू d म्यू r किसके इक्वल होगा, साइन x अपॉन साइन y इंटू साइन y अपॉन साइन x, सब कट जाएगा भाई।
मतलब आर म्यू डी इंटू डी म्यू आर क्या होता है, आर म्यू डी इंटू डी म्यू आर म्यू डी म्यू आर 1 होता है। तो भाई ए म्यू जी हमें 3/2 गिवन है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 गिवन है। तो ट्राई करते हैं ज़रा जी म्यू ए फाइंड करने का। जी म्यू ए बस इसका उल्टा होता है 2/3। और अगर हमसे मांगे डब्ल्यू म्यू ए तो डब्ल्यू म्यू ए इसका उल्टा होगा 3/4। एक बात और है, अगर ये हमसे मांगे जी म्यू डब्ल्यू तो जी म्यू डब्ल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ए म्यू जी 3/2 है और ये किसके इक्वल होता है, याद रखना ये इक्वल होता है वी ए अपॉन वी जी के। ए म्यू डब्ल्यू हमें गिवन है, ए म्यू डब्ल्यू जो कि 4/3 गिवन है, ये किसके इक्वल होता है वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है ये जी म्यू डब्ल्यू। जी म्यू डब्ल्यू क्या होता है, जी म्यू डब्ल्यू होता है वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अब वी जी अपॉन वी डब्ल्यू कैसे निकाले, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं एक बार। जब डिवाइड करेंगे तो फोर्थ टर्म पता है ना यहाँ आती है और ये टर्म यहाँ आती है। हम कह सकते हैं कि 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू वी ए इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी इंटू वी ए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। हमें पता क्या चल गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी रेसिप्रोकल कर देते हैं। 8/9 इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो हमें पता चल जाएगा जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होने वाली है, 8/9। जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 8/9। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक लाइट रे है, पाथ दे रखा है इसका, ठीक है। इसमें ये एंगल 45 डिग्री गिवन है और ये एंगल हमको 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है म्यू। अगर ये आर है ये डी है तो हमें निकालना है आर म्यू डी क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे आर म्यू डी, हमें पता है एंगल्स गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है आर म्यू डी का, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या है ये, स्नेल लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं है ये है। इसको निकालेंगे कैसे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, ये कितना रहा होगा 90 माइनस 45 यानी कि 45। इस केस में तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। खैर इसमें भी जैसे एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा। तो साइन आई हमें पता चल गया 45 और साइन आर हमें पता चल गया साइन 30। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बता देंगे। कभी भी इसे और इसे मत मान लेना आई और आर। आई क्या होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और आर क्या होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.